अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट माजिद चौधरी। भाई साहब डे में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस सियासी और समाजी और इखलाकी और बदहाली के ऊपर, जिस तरह हमारी सियासी जमातें आज एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हैं और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं। इखलाक का मेयार ख़त्म हो रहा है और जो हमारी इखलाकियात हैं वो ख़त्म हो रही है। हमारे जो यूथ है, हमारे जो नौजवान हैं, हम उनको क्या देने जा रहे हैं। और पाकिस्तान दिन ब दिन उसकी माईशत बैठती जा रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है और पाकिस्तानी करेंसी वो जो कि मार्केट में इस वक्त एक ऐसी क्या सराई हो रही है कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और हमारी जो सियासी और समाजी जितनी शख्सियात हैं वो क्या सोच रही हैं, इसके ऊपर क्या सोच विचार करें। और हमारे इदारे बिलखसूस जो इस मुल्क की सलामती की अलामत है, इसके ऊपर उनका क्या ख्याल है और वो क्या सोच रहे हैं। क्या वो मुल्क के मफाद को सोच रहे हैं, वो शख्सियत के मफाद के ऊपर काम करें। नाजरीन, आज हम इसी टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे हमारी जो सियासी पार्टियां, खासतौर पर मरियम नवाज जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो तशरीफ लाने जा रही हैं, मेरा ख्याल ला चुकी हैं, उसका जिस तरह इस्तकबाल किया जा रहा है। उसके अलावा खान साहब का जिस तरह अफवाहें हैं कि आने वाले वक्त में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, फवाद चौधरी साहब के ऊपर बात होगी। इसी के अलावा निगरान सेटअप जो है वो खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह हमने देखा कि पीटीआई अक्सरियत में होने के बावजूद वहां पे अपना निगरान वजीर आला नहीं बना सकी, तो पाकिस्तान के अंदर ये कौन तब्दीली लेके आता है। पाकिस्तान में अख्तियारात किसके हाथ में है, अख्तियारात की मुंतकली कौन करता है, कौन दरवाजा बंद कमरों के अंदर बैठ के ये फैसले करता है। ये फैसले अवाम क्या अवाम कर रही है, ये अवाम के मुंतखब नुमाइंदे कर रहे हैं। क्या हमारे ये रवैये, हमारी ये रवश इसी तरह चलती रहेगी या इसको बदलना होगा, इस निज़ाम को बदलना होगा। खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंतशार फैलेगा जो एक आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो रेडी वाला है, चाबड़ी वाला है, वो क्या सोच रहा है। उस बेचारे को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं, बिजली के बिल आप देखें वो आसमान को छू रहे हैं, महंगाई कहां पे पहुंच चुकी है, आटा खत्म हो गया, गंदम नाफेद। हमारा जो एग्रीकल्चर मुल्क था आज हम तबाही के उस दहाने पे खड़े हैं। क्या हम ज़राअत हमारे हाथ से निकल चुकी है, किसान हमारा मायूस बैठा हुआ है। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में हमने जिस गेस्ट को इनवाइट किया, सबसे पहले मैं उनका तारुफ कराता जाऊं। तलत रिजवान सियाल साहबा जो कि एडवोकेट हैं और मेरे कानून है और बड़ी गहरी नज़र रखती हैं इन सियासी मामलात के ऊपर। उसी के साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है आलमगीर खान साहब जो कि एक सियासी समाजी और बल्कि मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों से वाबस्ता रहे हैं। उनकी एक बड़ी गहरी नज़र है और उन्होंने एक स्टूडेंट लाइफ से एक स्ट्रगल की और अपने आप एक मनवाया। ऐसे शख्सियात हमारे मुल्क और कौम का सरमाया, आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। जी तलत साहबा, जिस तरह आपने देखा कि मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान में वापस आ चुकी हैं, तो आप क्या समझती हैं कि जिस तरह इस्तकबाल किया जा रहा है वाकई जो कारकुनों का जज्बा है या वो कोई एक ऐसी कोई पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी लेके आई या पाकिस्तान में कोई इनकलाब आने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन। और जहाँ तक मरियम की बात है तो मरियम तो पहले गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शंस हुए थे तो वो तो वहाँ पे भी गई थी और वहाँ पे भी लोगों का बहुत जमे गफ़ीर था। लेकिन जब वहाँ पे वोट लोगों ने किया और जब हम लोगों में गए तो लोगों के एहसासात जो थे वो कुछ और थे, क्योंकि वहाँ पे भी उन लोगों के पहले जो उनका अपना दौरे हुकूमत था और फिर केयर टेकर जो गवर्नमेंट थी, मशीनरी सारी उनकी थी और उन्होंने उसका बेदरे इस्तेमाल किया था। और सेम इसी तरह आज जैसे आई या इससे पहले क्यों नहीं हुआ, जब ये जलसे करती थी तो सारी कुर्सियां खाली होती थी, तो आज लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ पे इकट्ठा करके ला के जी मरियम आ रही हैं, उनको ऐसे वेलकम किया जा रहा है। कौन है उनको जमा मतलब कि लोगों को लाया, खींच के लाया जा रहा है ना उनको, जी मरियम आ रही हैं। तो मरियम कौन सा, आप मुझे बताएं ना, पाकिस्तान के लिए क्या करके आई हैं, बाहर गई हैं, कौन सा वो कोई फातिहा बन के आई हैं यहाँ पे हमारे लिए, क्या कोई पाकिस्तान के लिए कोई खुशहाली के, कोई हमारे लिए जो खुशखबरियाँ लेके आई हैं वो हमारे लिए क्या करके आई हैं वहाँ पे कि हम उनको इतना जो वार्मली वेलकम कर रहे हैं। हम भी खुश होते हैं। मरियम जो है पाकिस्तान के लिए वहाँ पे 6 माह या 7 माह वहाँ पे बैठी होती ना, वहाँ पे जाके पाकिस्तान के लिए बात करती, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करती, तो आ जाती हम भी उनके साथ खड़े होते। लेकिन मुझे बताएं, हमारा पूरा मीडिया, तमाम मशीनरी, तमाम लोग जो थे वहाँ पे इकट्ठे थे और कितना ये आज जो इन्होंने इतना बड़ा जो इवेंट करके और सारी जितनी भी जो मशीनरी उसको यूज़ किया, जितना इन्होंने वहाँ पे पैसे का बेदरगे इस्तेमाल किया, क्या इनकी अपनी पॉकेट से गए हैं? अवाम के पैसे है ना ये सारा।
जो इन्होंने आज ये सारा करके और ये जो इन्होंने नमूदो नुमाइश की है और अपनी स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश की है, कब तक हम लोग अवाम को इसी तरह बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? अवाम जो है, हम अपने जमहूर के साथ खेलते रहेंगे? आज हमारे मुल्क का क्या हाल हो गया है, जिन हालात का आज हम सामना कर रहे हैं, तो क्या हम इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के जो जलसे और इस तरह की जो है गैदरिंग्स की जाए सिर्फ मरियम को मुबारकबाद देने के लिए? तो मैं तो इसको बहुत बुरे तरीके से जो है ना इसकी मजम्मत करती हूँ, और मेरे ख्याल में इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, अब इसको रोकना चाहिए। हमें बैठ के अपने मुल्क के लिए सोचना है। आप अगर आई हैं जी इलेक्शन, तो पहले आप इलेक्शन तो अनाउंस करें ना, अनाउंसमेंट करें इलेक्शन की। हमारा मुल्क, हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, आप देखें हम कहाँ पे जा रहे हैं। खुदा, जैसे अभी आपने खुद बात की है कि हमारा मुल्क जो है वो कह रहे हैं जी अल्लाह ना करे ऐसा हो तो कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। हम, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज है यहाँ पे। आप खुद देखें हमारे पास, हम नेचुरल रिसोर्सेज के होते हुए, एग्रीकल्चरल कंट्री होते हुए, आज यहाँ पे हमारे पास गंदम का फुकदान है। आलमगीर साहब, पाकिस्तानी करेंसी जो जवाल पजीर होती जा रही, दिन ब दिन आप देखते हैं कि पाकिस्तानी जो करेंसी है वो नीचे आ रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, हम इसको क्यों नहीं रोक पा रहे, क्या वजह है? जी बड़ी मेहरबानी जनाब, पहले तो मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ यहाँ मदऊ करने की। देखिए, इस वक्त जो सबसे जो अजियतनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो यही है कि डॉलर दिन ब दिन उसका जो है ना वो उसकी वो बढ़ रही है, और हमारी जो करेंसी है वो बिल्कुल कागज़ बनता जा रहा है। मेरा ख़्याल है कि इसको अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो उसमें जो पिछला जो पीटीआई की 3 साल हुकूमत में, मेरा ख़्याल है कि वो यानी उसमें तो बहुत सारे अवामिल ऐसे थे कि जिसकी वजह से इमरान खान पर बड़ी तनकीद की जा रही थी, लेकिन उस हुकूमत ने, अगर आप देख लें कि कोविड की वजह से भी बहुत सारे मामला थे, लेकिन कोविड के दौरान भी उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया था। और फिर 3-3.5 सालों में अगर महीने में कोई 2 रुपये या 3 रुपये कोई चीज़ की कीमत बढ़ जाती थी, तो उसमें अगर आप ज़रा देख लें कि ये आजकल पीडीएम की जो जमातें हैं, जो मुख्तलिफ़ जमातें हैं, पीडीएम का जो अलाइंस बनाया गया है, उसमें आप ये देख लें कि शुरू दिन से इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान पर तनकीद करते रहे कि जी ये सिलेक्टेड है, ये तर्ज़ हुक्मरानी से नाबलद है, ये नालायक है और इनको तर्ज़ हुक्मरानी नहीं आती है। मतलब बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती थी। और मौलाना फजल रहमान वगैरह ने तो एक दो दफ़ा मार्च भी किए कि जनाब आप ये है कि मईशत बहुत ख़राब होती जा रही है और एक आम आदमी की कमर टूट रही है महंगाई की वजह से। तो ऐसे में अगर हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े न हुए। आलमगीर साहब, सॉरी, मैं आपसे आज ये बड़ा तल्ख सवाल आपसे सर पूछूंगा, क्योंकि आपने मुस्लिम लीग नून में भी आपको वहाँ पे पता है और पीपल्स पार्टी में ख़ास तौर पे आप दोनों प्लेटफार्म से इलेक्शन भी वो जा चुके हैं और सियासी कारकुन भी रहे हैं। तो सर आप ये बताएं कि जो हमारे जो सियासी रवैये हैं, क्या हमारे अंदर गलतियाँ हैं, या ये जो 5 साल टेन्योर पूरा नहीं होता उससे पहले हुकूमत गिरा दी जाती है, इसके पीछे असल में वजूहात क्या है, क्या वजह है जिस वजह से कोई सियासी पार्टी मिच्योर नहीं है, चल नहीं सकती, उसको चलने नहीं दिया जाता? देखिए जी, बात सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर एक आप देख ले दहाइयों पर मुहित जो है ना, एक ऐसा ये जो पॉलिटिकल पार्टी की जो एक जो है कि आप वो नवाज शरीफ जो है ना, ज़ाहिर है वो अभी जो लड़ रहा है अपने मरियम के लिए और उनके जो नवासे हैं, मेरे ख्याल में अभी मैं किससे बात कर रहा था कि कल जो इस पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है जिनको गुलामान शरीफ ख़ानदान कहते हैं, उन्होंने ये उनके नारे भी लगाने। इस तरह पीपल्स पार्टी में अगर आप देखें ना कि वो भी वहाँ पे एक मरूसियत है। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है सियासी, जब तक पाकिस्तान के अंदर ये जो एक पॉलिटिकल डायनेस्टीज जो है, जब तक इनका खात्मा नहीं होता है, उस वक्त तक मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। क्योंकि असल में ये लोग मुल्क और 22 करोड़ आवाम से ज़्यादा ये अपने मफादात को तरजीह देते हैं, बच्चों के लिए वो जो है ना सब कुछ वो करे। तो मेरा ख्याल है कि मैं इस वक्त जो चीज़ देख रहा हूँ, देखे अभी जो मरियम की बात हो रही है कि जी मरियम के लिए बड़े वो दावे किए जा रहे हैं कि बड़ा फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा।
मैं अभी इस वक्त जो देख रहा हूँ, पीडीएम की सियासत मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ख़त्म हो चुकी है। इनके पास कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, और अभी ये जो इलेक्शन के लिए भी जो बहाने ढूंढ रहे हैं, आइन में भी गुंजाइश ढूंढ रहे हैं हल्का बंदियों के नाम पे, और डिजिटल जो कंसेंसस है उसकी भी बात हो रही है केपीके और पंजाब में। तो ये तो फिर सिंध और बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए, सिर्फ केपीके और उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये सारे वो बहाने हैं कि उनको जी पता है कि अगर इलेक्शन में हम जाते हैं तो इलेक्शन में हम नहीं जीत जी सकते ना। जी जी आलमगीर साहब आपकी तरफ वापस जी ताला साहबा, जिस तरह आप समझती हैं कि आप कानून को भी बहुत अच्छी तरह समझती हैं, एक जो सियासी लीडर होता है, जो सियासी जमात होती है, कानून के अंदर उसकी क्या डिटेल है कि उसको किस तरीके से चलना चाहिए। ये जो हमारी ख़ास तौर पे जितनी सियासी पार्टी है, कोई एक आम आदमी जो वर्कर है वो इलेक्शन नहीं इसमें के अंदर जा सकता, उसके अंदर बेशुमार ऐसी पेचीदगी है, वहाँ पे फंड्स की ज़रूरत होती है, वहाँ पे पैसों की ज़रूरत होती है सारी। देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो किस निज़ाम के तहत चलती हैं, तो वो तो इलेक्शन कमीशन जो 2017 एक्ट है, अभी तो वो चूँकि वो एक्ट है उसको फॉलो करते हुए तमाम पॉलिटिकल उसमें पार्टीज़ तरमीम उनके उस साथ जी जी रजिस्टर्ड होती हैं और उसी के मुताबिक जो है इनकी एक तंजीम नहीं, ऑर्गेनाइजेशन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं इंटरप्ट उसी तरफ जी, उसी तरफ ही मैं आ ये रही जो हूँ। हमारा एक्ट बना है, देखिए जी, जी। पूरी दुनिया में जब कानून बन रहा होता है तो वक्त के साथ साथ उसमें अमेंडमेंट होती हैं, उसमें तरजीहात ये होती हैं कि आम जो आदमी है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आसान किया जाए। कानून बेसिकली यही होता है कि आपका जो वहाँ पे जो पार्टी है, जो लोग रह रहे हैं, उनकी सहूलत के लिए होता है, ना कि वहाँ पे मुश्किलात खड़ी की जाए। तो ये आम आदमी जो एक आप समझे कि एक रेडी वाला है, चाबी वाला है, वो क्यों नहीं इसके अंदर आ सकता? नहीं, देखें, 2000 हम तो 2017 एक्ट जो है उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जी जी अब उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना, यहाँ पे जो है हमारे मुल्क में इलेक्शंस होते हैं, उसी को फॉलो करना होता है। लेकिन और उसी में तमाम कंडक्ट उसको कैसे करना है, तमाम रूल्स रेगुलेशन ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर दिया जाता है ना। अब जहाँ तक आपने आम आवाम की बात की, तो मैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ तो इसमें जो वर्कर्स थे, सियासी वर्कर्स थे, उन लोगों को मेरिट पे जो थे वो टिकट दिए गए, उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी किया। उनमें से बहुत से जो है पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, ऑन द रिकॉर्ड आप भी उनको जानते होंगे। तो जहाँ तक बात है आम लोगों की, तो उनके लिए देखें बात ये है कि हर कोई जो है वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि देखिए सियासत जो है ना, इसको एक इबादत का नाम दिया गया है, और इसके अंदर जो है तमाम जितने भी तमाम हमारी ज़िंदगी के जो भी लाइफ होते हैं ना एस्पेक्ट, उन तमाम को जो है ना ये करती है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। वो बेशक लोगों की सोशल वेलफेयर हो गई, लोगों के काम हो, बेसिकली जो एक जो रिप्रेजेंटेटिव एक कैंडिडेट होता है, एक उम्मीदवार आता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, उसका काम वो लोगों से वोट लेके आता है, और जब वो पार्लियामेंट में जाता है तो उसका वहाँ पे जाके मैंडेट ये होना चाहिए कि वो उसे जो जिन अवाम ने वहाँ पे पहुँचाया है, उनकी वो जिस उनके साथ वादे करके आया वो वहाँ पे पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पे यहाँ पे क्या होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, पहले एक तो एग्जिस्टिंग होती है और एक जो है गुजर जाती है। वो जो एग्जिस्टिंग आती है वो हमारा 1947 से पाकिस्तान बना है, तब से लेके आज तक ऐसा ही हो रहा है। वो आती है, वो पिछलों पे सारा इल्ज़ाम लगा के और अपने आप को कहती है बस उन्होंने बुरा कर दिया, अब हमसे ना पूछा जाए। अब जो आने वाली है वो फ्यूचर के लोगों के साथ जो है वादे करते हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए दूध की नहरें बहा देंगे। वो नए उनको ख्वाब दिखाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, और हमारे अवाम बेचारे वो फिर उनकी बातों में आ जाते हैं, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जज्बे के साथ फिर दोबारा से उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर ये होता है, जब ये लोग वहाँ पे चले जाते हैं तो फिर ये भूल जाते हैं कि ये इन किन लोगों के साथ कौन से वादे करके आए हैं, फिर ये उस तरीके से परफॉर्म नहीं आप करते, जैसा जो लोगों की पढ़ा लिखा उम्मीदें जो तबका है है, वो टूट जाती जी हैं। जी, आप जैसा जो पढ़ा लिखा तबका है, जो ख़ास तौर पे, बल्कि मैं आलमगीर साहब आपकी तरफ से ये सवाल करूँगा, जो हमारे पीएसपी ख़ास तौर पे अफसरान हैं, उनकी भी तरजीहत, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तबका है, हालांकि जो पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि वो डिलीवर करते हैं, लोगों की बड़ी तवक्कुआत होती हैं। तो क्या पाकिस्तान में ऐसा क्या मसला है कि उनको जब वो ओथ ले रहे होते हैं तो आईने पाकिस्तान का लेते हैं, जब वहाँ पे परफॉर्म करने आते हैं, जब उनकी वो जॉब वो समझते हैं कि अब इस सीट के ऊपर जो है बैठ गए हैं, तो उसके बाद सर क्या होता है कि उनका एक शख्सियत के गिर्द उनकी वफादारी घूमती है, उस शख्सियत से वाबस्ता होती है। क्या ये जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, ब्यूरोक्रेसी है, क्या इनको नहीं चाहिए कि पाकिस्तान में कोई तब्दीली का किरदार अदा करें? जो करप्ट है उसको सरेआम, ये हम कानून से हट के आपकी कोई फेवर नहीं कर सकते, जो क्यों, क्या वजूहत है सर? देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि आपने जो बात की ना कि ये जो एक आम आदमी है वो उसको ये मौका क्यों नहीं मिलता है।
और फिर मैडम ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने जो है ना ये सारी जो ये परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में ये एक्ट जो है ना पास हुआ था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इलेक्शन कराएंगे। तो ये चीज़ें हमने सारे बहुत करीब से देखी है। ये सारा ढोंग होता है। ये सिर्फ फाइलें जो है ना उनके पेट भरने होते हैं। पार्टी की जो लीडरशिप होती है वो पहला सारे के सारे अहदेदार वगैरह जो है ना वो करके उनको भेज देते हैं। मतलब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। वही भेज देते हैं और वो उसमें वो कर देते हैं कि जी इलेक्शन हो गए हैं पार्टी के। एक तो ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए पार्लियामेंट के थ्रू ये एक कानून बनना चाहिए कि हर पार्टी 50% उन लोगों को टिकट देंगे जो बस हकीकी मैनू में आवाम के नुमाइंदे हैं। एग्जैक्टली यानी लोअर और मिडिल क्लास से पढ़े लिखे लोगों को जो है ना वो लेके ये उनको लेकर आए ना 50% जो है ना। दूसरी ये है कि आप पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन आप कोई बिलावल भुट्टो के खिलाफ कोई इलेक्शन लड़ सकता है पार्टी के अंदर? नहीं। इस तरह मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई ये जुर्रत कर सकता है? फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिकल हम वैसे तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना मुल्क के अंदर जो है ना, हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, लेकिन किसी पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब अगर आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आपने थोड़ी सी आवाज उठाई, आपकी रुकनीयत बुनियादी रुकनीयत सस्पेंड कर दी। आप टॉक शो में भी बैठते हैं तो आपने अपने पार्टी को डिफेंड करना होता है, या जो आपकी पार्टी की हुकूमत है चाहे वो कुछ भी करे लेकिन आपने उसकी हुकूमत को डिफेंड करना है। यहाँ किसी की जरूरत ही नहीं हो सकती कि वो अपनी पार्टी लीडरशिप या अपनी पार्टी की जो हुकूमत में है उसके खिलाफ बात कर ले पार्लियामेंट के अंदर या बाहर जाना। एक तो ये है कि असल में कानून की हुक्मरानी जो है ना इसलिए भी बहुत था इस वक्त था पाकिस्तान के अंदर कि यह मेरिट नहीं है। मेरिट यह है कि आपके पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मेरिट नहीं है। आप जब अपने पार्टी के अंदर मेरिट नहीं लेकर आएंगे तो पूरे पाकिस्तान में आप मेरिट कैसे लेकर आएंगे? ठीक है ना। तो एक तो मेरिट नहीं है और जिसकी वजह से ये सारी खराबी हो रही है। जी जी। और इसकी वजह से इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आइन साजी की ज़रूरत है। ठीक है ना, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चंद ख़ानदान है सिर्फ वही इलेक्शन में वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। एक आम आदमी, सबसे पहली बात ये कि पार्टी के अंदर जो एक और क्राइटेरिया उन्होंने रखा है जो पार्लिमानी बोर्ड बनाए होते हैं ना। नहीं, ये आलमगीर साहब, खान साहब, जिस तरह इमरान खान साहब, आम स्टूडेंट, बाकी जितने भी लोग हैं उनकी एक उम्मीदें थी, उनके साथ वाबस्ता थी, वो पार्टी में उन्होंने लिया भी और काम को अच्छे भी किए, लेकिन वो क्यों नहीं कामयाब हो सके? नहीं सर, वो उसकी मैं आपको एक बात बताऊं ना, उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोगों को उसने वो किया है, लेकिन आपने देखा कि पिछले 2018 के इलेक्शन में इलेक्टेबल जो थे ना, अब इमरान खान के साथ क्या हुआ या इमरान खान से कराया गया कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। वो किसके कहने पे? वो सारी दुनिया को पता है। राजा रियाज जैसे लोग या जो दूसरे ये नदीम अफजल चंद जैसे लोग थे, मतलब ये पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में आ गए। और उसमें यह है कि पीटीआई में बहुत सारे जो इलेक्टेबल थे, जो जिस तरह जिन लोगों ने इनको दिए थे कि जी आप इनको भी साथ एडजस्ट कर लेना, वो सारे तकरीबन इलेक्शन में हार गए। और बलदियाती इलेक्शन में भी ऐसा हुआ है कि जो पीटीआई आए थे उनको अपने पार्टी के लोगों को नजरअंदाज करके वही आज़ाद हैसियत में पीटीआई वाले जीत गए थे। और ये चीज़ इमरान खान को अब समझ में आई। खान साहब, आपने जाना यहाँ पे वक्फे की तरफ। तला साहब, मैं आपकी तरफ सवाल छोड़े जाता हूँ। ये सदर अलवी साहब ने बयान दिया है कि हम हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं लेकिन वो हमें साथ नहीं बिठाना चाहती, तो वक्फे के बाद इसी पे बात होगी। तो नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि वक्फे से पहले बात हो रही थी, तलत साहब, जिस तरह सदर अलवी साहब ने ये कहा है कि हम तो गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहते हैं लेकिन वो हमारे साथ नहीं बैठना चाहती। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, इसलिए कि उन्होंने वो लाहौर में आपने देखा होगा मीडिया के थ्रू भी, और हमें पता चला कि उनकी दो जो है
खान साहब से मुलाकातें हुई हैं और उसके बाद उन्होंने कोशिश की है कि उससे पहले भी वो करते रहे हैं कि चलें हुकूमती जो इत्तेहाद है उनके साथ कोई बात की जाए, क्योंकि वो मुल्क के लिए सोच रहे हैं तो उस पर बात करना चाहिए, लेकिन वो लोग हमारे साथ बैठना नहीं चाहते। और आपने वो जरदारी साहब हैं, उनकी भी आपने स्टेटमेंट नोट कर ली होगी। उन्होंने कहा था जब वहाँ के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे थे, वहाँ के उनके और भी रिप्रेजेंटेटिव उनके मिनिस्टर्स थे सो कॉल्ड, तो उन्होंने भी यही कहा कि हम लोग जो है ना, हमारा सबके साथ इत्तेहाद हो सकता है, हम जमात इस्लामी के साथ बैठ के, जो मेयर की जब बात हो रही थी, हम उन सब के साथ करने के लिए तैयार हैं इकट्ठा होने को, लेकिन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए, कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन तो खान मतलब साहब ने भी तो देखें अपने दौर में सही रगड़ा दिया उनको, दोनों जमातों को, उनके जितने भी लीडर थे उनको जेल के अंदर डाला गया और कोई नहीं उसमें बख्शा गया। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो इंतकाम लिया है। देखें, उन्होंने उन्हें वो तो अपने कारनामों की वजह से कहे हैं ना। ये तो देखें, बात ये है कि खान साहब के दौर में नैब आज़ाद था, नैब जो था खान साहब के अंडर नहीं था। आज भी वही इदारे हैं, आज भी वही अदालतें हैं, आज भी वही कानून है। उन्होंने नैब अमेंडमेंट कर ली, उन्होंने धड़ाधड़ सारे बिल पास करवाए। अब बाकी सारा छोड़े, इस्लामाबाद की लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने जा रहे थे 31 दिसंबर को, जो कि इलेक्शन कमीशन ने खुद जो था ना 101 यूसीस पे कहा था यूनियन काउंसिल पे कि यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। उसमें क्या हुआ कि इलेक्शंस जब हो रहे थे, शेड्यूल इशू हो गया, सब कुछ हो गया, एंड पे आके क्या हुआ, ये लोग खुद जो था वो उधर चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इन्होंने जाके कहा जी अभी हम लोग प्रिपेयर नहीं है इलेक्शंस करवाने के लिए। और यूसीस का उससे पहले एक अमेंडमेंट बिल चला गया 125। अब इनको इल्हाम हो गया जी विद इन 3 to 4 months जो है ना, इमरान खान साहब ने भी उनके जो बल्दियाती इलेक्शन है आप देखें कि कब जाके उन्होंने करवाए। नहीं देखें, हमारा हम लोगों ने हम बिल्कुल जो हमारी जब गवर्नमेंट थी तो हम लोगों ने उसके लिए लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस लेके आए थे। उससे पहले एक बिल जो था उसमें अमेंडमेंट की गई थी, जो पहले लोकल गवर्नमेंट 2015 एक्ट था, अमेंडमेंट के साथ जो था हम ऑर्डिनेंस लेके आ रहे थे। तो उस वक्त जाहिर बात है ये हमारे साथ बैठने को अपोजिशन तैयार नहीं थी, इन्होंने उसको पास नहीं होने दिया। फिर इन्होंने जब ऑर्डिनेंस की सूरत में लेके आए तो इन्होंने उसको सस्पेंड करवा दिया। उसके बाद आज सेम जो उसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स थे, आज उन्हीं पे आके ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट करें और हम मेयर जो है वो डायरेक्ट लाएंगे, डिप्टी मेयर डायरेक्ट लाएंगे। तो उस वक्त ये लोग क्यों उसको जो बिल पास करने के तरफ नहीं आए थे, तो इनकी वजह से उस वक्त वो इलेक्शन रुक गए थे। अभी जब इन्होंने एक दफा शेड्यूल इशू कर दिया था, कैंडिडेट्स जो थे वो उन्होंने इतनी मेहनत की और यहाँ इस्लामाबाद में तो जो जीत थी वो हकीकी यकीनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इनके कैंडिडेट पूरे 101 पे भी नहीं थे और जब इन्होंने 3-4 बार सर्वे हुआ, इन्हें अपनी जो थी जब ये लोगों में जा नहीं सकते थे, इनको अपनी हार नजर आई तो इन्होंने फौरन से पहले जाके जी वो अमेंडमेंट ले आए 125 की। अब आप जब इनके पास इतने कैंडिडेट नहीं तो 125 पे कहाँ है? अभी भी वो जो सारा केस है वो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है। लेट्स सी उसमें जी आलमगीर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा कि पीटीआई अक्सरियत में होने के बावजूद अपना निगरान वजीर आला क्यों नहीं ला सकी, इसके पीछे क्या वजूहत है? देखिए जी, बात यह है कि असल में आइन तो ये है कि जब हुकूमत का टाइम ख़त्म हो जाता है या वो असम्बली टूट जाती है तो उसमें ये होता है ना कि ये खान साहब ने गलती नहीं कर दी जो असम्बलियाँ? मेरा ख्याल है कि उसने जो एक बात की थी कि जी मैं इस सिस्टम में नहीं चलना चाहता हूँ, ये सिस्टम जो है ना ये तो वही लोग हैं ना। और फिर जब हुकूमत ख़त्म हुई और फिर उनने खुद हुकूमत में बैठ गए, अब वो सब कुछ जायज़ है और सब कुछ ठीक है, लेकिन इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था तो उस वक्त कह रहे थे कि जी ये सिलेक्टेड है। तो इस तरह पर इमरान खान ने भी यही किया कि जी मैं इनके साथ नहीं बैठना चाहता हूँ। और फिर इमरान खान का तो असल में कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसकी जो थिंकिंग थी, 60 कम से कम 60 या ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन में हुकूमत होगी, इलेक्शन होंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और ये प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कि ताकि ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, क्योंकि इमरान खान तो शुरू से इलेक्शन फ्री और फेयर इलेक्शन की बात करें, उनका मुतालबा है कि जी इलेक्शन का डेट आप अनाउंस कर लें, दोबारा इलेक्शन में जाते हैं, जिसको हुकूमत मिलती है वो आए हुकूमत करे। तो वो जो पंजाब और KPK की जो असम्बली डिज़ाल्व हुई है या की है, वो सिर्फ इसी वजह से उन पर प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कि ताकि हम फ्रेश इलेक्शन में जाए। लेकिन अब ये है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी वहाँ आप जो ना अपना वो नहीं लेकर आ सके, तो वो मेरे ख्याल में ये जो डिस्कशन होती है ना, ये अपोजिशन और हुकूमत के जो वो होते हैं ना, वो पहले करते हैं। अगर ये नहीं यूनानिमसली उस पर जो है ना वो एग्रीड नहीं होते हैं तो
तो फिर ये जाता है स्पीकर के पास, स्पीकर उसको इलेक्शन कमीशन में भेज देता है ना। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, वो तो आपको जी, पता है इलेक्शन कमीशन का जो अभी फवाद चौधरी साहब वाला ये मामला चल रहा है, तो क्या दुनिया में ऐसा ही होता है कि कोई तनकीद की जाए तो उसके ऊपर जो है वो आपको जेल के अंदर डाल दिया जाता है? देखे ना, अब इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, ये तो कोई चलो आप आर्मी को के पे करते हैं या जुडिशरी पे इस किस्म की होती है। देखे ना, इलेक्शन कमिश्नर तो इसका तो ये वो बनता ही नहीं कि इलेक्शन कमिश्नर पे तो माजी में भी बड़ी तनकीदें होती रही है, बड़ा उसको क्रिटिसाइज करता रहा है, ये सारी जमातें करते रहे। अब अगर उसने मुंशी कहा है तो मेरा ख्याल में ये कोई थोक बनता है कि उस पर बगावत का मुकदमा जो है ना सर दर्ज ये किया जाए। देखें, हमारे प्रोग्राम में कहीं हमारे ऊपर भी ये तौहीन इलेक्शन कमीशन का ना लगा दिया जाए। मुंशी के ऊपर अगर उनको जेल जाना पड़ सकता है तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि इस तरह तो देखें बेशुमार ऐसे हम दिन में लफ्ज़ यूज़ करते हैं, वर्ड्स बोलते हैं कि जो आम रूटीन में होता है। तो देखें यही तो पाकिस्तान के अंदर अलमिया है। नहीं सर, कि कानून तो जो है वो एक, कानून, उन्होंने ये जो देखिए एफआईआर हमारे- दर्ज की है, ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वरना मुंशी वगैरह सर ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये कब खत्म होगी, और ये दूसरा जो मैं- सियासी इंतकाम है। देखें मैं एक बात जी। आपको और बताऊं कि चलो उसके ऊपर बगावत का मुकदमा हो गया, उसको अरेस्ट कर दिया, जिस तरीके से, जिस बुंडे तरीके से उसको अरेस्ट किया है, जुरिस्डिक्शन क्या बनती थी। abduction कहेंगे जिस अच्छा, तरीके से फिर उन्हें आप सर लेके ये देखे कि कचहरी में सरेआम उसके ऊपर जो है ना, उसका मूड डांपने के लिए जिस तरीके से उसको वो किया जा रहा है, मतलब ये कोई दहशतगर्द है, कोई हार्डकोर, कोई सर देखिए, militant नून आदमी। लीग का अगर मौकफ, क्योंकि हुकूमती जमात का कोई नुमाइंदा हमारे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि जब पीटीआई इक़्तिदार के अंदर थी तो हमारे जितने भी ख्वाजा बरदरान से लेके राना सनाउल्लाह साहब, नवाज शरीफ, मरीम नवाज, शहबाज शरीफ, सब लोग जो है ना वो जेल सर एक बात मैं आपकी थोड़ी सी यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो इमरान खान की दौरे हुकूमत में एक तो ये बात क्लियर हो गई कि ये नेब का जो वो था, चेयरमैन था, मतलब उनको जो है ना अहकामात के हवाले से मिलते थे। दूसरी ये है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा थे, पीटीआई की हुकूमत में एक भी मुकदमा इनके ये इन्होंने आज जो पीडीए में आपस में जो भाई बने हुए हैं, ठीक है ना, वो कभी हम पढ़ते हैं ना असल अखबारात में या कभी उसमें, कि अगर इमरान खान सियासत में न होता तो मौलाना जरदारी और नवाज शरीफ आज भी दुश्मन होते, और मौलाना फजल रहमान को आज भी लोग आलिम समझते थे ना। तो ये तो सारे उन्होंने अपने अपनी हुकूमत में एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे, ये वही मुकदमे थे। इमरान खान ने एक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है, लेकिन इमरान खान की दौरा हुकूमत में अगर वो अरेस्ट हो है तो इतनी तजलील उनकी नहीं की, उनको तो जी तलत साहब, जी आलमगीर साहब आपकी तरफ वापस आता है। जी तलत साहब, आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर में नज़दीक कोई इलेक्शन होने जा रहा है या कोई उम्मीद नहीं है, इसके अलावा कुछ और सेटअप की तैयारी हो रही है? देखिए, हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हम रूल ऑफ लॉ की बात करें, हम डेमोक्रेसी की बात करें, तो फिर तो अगर, और हम जो इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे मुल्क में, और हम पाकिस्तान की बात करें सबसे बढ़ के, बियॉन्ड एनी पॉलिटिकल पार्टी, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान को बचाने के लिए बात करें तो उसके लिए जो है ना फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस का भी गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो इस सूरत हाल में इलेक्शन की तरफ नहीं जा सकते, कि जब तक मुल्क स्टेबल नहीं होता उस वक्त तक इलेक्शन की तरफ वो नहीं जा तो सकते। कौन सी स्टेबिलिटी, देखें ना, 8-9 महीने हो गए, 10 माह हो गए हैं इनको आए हुए। जब ये आए थे हमने भी कहा कि ये हमारे लिए चलें, कुछ अच्छा काम कर देंगे, ये समझते थे, और ये कहते थे ना कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। तो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने विरोधी जो सुरंगें हैं वो अभी तक वो जो बिछाई हुई हैं, इसाक डार साहब कल भी ये फरमा रहे थे कि जो विरोधी सुरंगें बिछा के गए अभी तक वो ब्लास्ट हो रहा है, हम तो वो उसको हटा रहे हैं, अभी तक वही साफ कर रहे हैं। नहीं तो अगर उसी कोई कर रहे हैं तो 8-9 महीने हो गए, वो कौन सी ऐसी सुरंगें जो इनसे अभी तक साफ नहीं हो रही, और अभी तक डॉलर जो है वो आपके सामने उसकी कैसी उड़ान है, और लोग जो बेचारे हैं महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं, और आम जो बंदा है उसका बुरा हाल है। आप जाके लोगों में जाके तो देखें ना, मरियम के आने को तो ये लोग इतना मीडिया पे और हर जगह पे दिखा रहे हैं, लेकिन आम बंदे की जो सिचुएशन है, उसकी हालत ज़ार है, उसको तो देखें, उनका इन्होंने अवाम का क्या हाल कर दिया है। अगर ये इस चीज़ को कंट्रोल ना किया तो खान साहब भी ये कहते हैं, और अब तो हर बंदा, खान साहब ने जो तब्दीली की बात की थी ना, वो शऊर की बात की थी, वो तब्दीली वो थी कि अवाम के अंदर शऊर आए, और अब लोगों में शऊर आ चुका है। और अभी भी अगर ये हालात कंट्रोल नहीं करते
तो खुदा ना खास्ता यहाँ पे भी जो है ना श्रीलंका जैसे हालात होते नज़र आ रहे हैं। इन तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनका जो हल है वो ये है कि यहाँ पे फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। तमाम इदारे जो हैं उनकी जो अपनी उनकी जो आइनी जो उनकी है एक लिमिटेशंस हैं तो कानूनी आप जो क्या है उसकी आप क्या हदूद तालिब साहब आप क्या समझते हैं जो है वो काम करें। कि इदारे इसके अंदर मुदाखलत करें? इदारे तो कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल है नहीं, और वो देखें, आइन के मुताबिक आइन इलेक्शन के कमीशन का रोल तो आपके जी। सामने है ना। आप देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का देखिए, रोल इलेक्शन आपके कमीशन सामने है ना। देखें, इलेक्शन देखिए, कमीशन आप देखें, एक तरफ आप शेड्यूल इशू कर रहे हैं, हम चलें लॉ पे, हम उस पे आ जाते हैं। एक तरफ आप शेड्यूल इशू कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप आके कह रहे हैं जी अभी हम लोग इलेक्शन नहीं करवा रहे और आप उसको जो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। एक दफा आप 100 सिर्फ यहाँ तक की बात करें, 100 की बात करें, यूनियन काउंसिल 101 फिर 125 अमेंडमेंट की आपको क्या जरूरत पेश आ गई? आप खुद ही अनाउंस कर रहे हैं और उसके बाद अभी इन्होंने बाई इलेक्शन का सारा स्केड्यूल दे दिया। मुझे तो बाई इलेक्शन भी होता नजर नहीं आ रहा। तो ये जो इतना अभी उसके लिए इन्होंने फंड्स देने हैं, बाई इलेक्शन करवाएंगे, इधर के अलग होंगे, फिर पंजाब में देखें ये क्या करते हैं, केपी में क्या करते हैं। तो इससे पहले क्यों ये इक्तदार और कुर्सियों के साथ चिपके हुए बैठे हैं? तो छोड़ देना, आने दें, अवाम आए, मैदान में आए, इलेक्शन करें, जो अवाम जिसको सिलेक्ट कर ले, इलेक्ट करे, वो आए, गवर्नमेंट बनाए और उनको 5 साल का जो एक मैंडेट होता है उनको वो दिया जाए, ताकि अगर वो अच्छी जो भी गवर्नमेंट आ जाए, पीटीआई या जो भी आए, वो जब 5 साल के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस शो करेंगे तो आगे भी आएंगे, और अगर नहीं करेंगे तो अवाम खुद ही उनको जो है वो पूरी तरह रिजेक्ट कर लेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो एक वैसे आइडियलाइज सिचुएशन जो है मैंने बयान की है, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा और ना ही ऐसा होने दिया जाता है। आलमगीर खान साहब, आप बड़ा करीब से जानते हैं, आप क्या समझते हैं कि क्या होने जा रहा है? वाकई इलेक्शन की तरफ जाएंगे या अंदरूनी कोई खबर हमें दें कि होने क्या जा रहा है? सर देखिए, बात यह है कि आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं सर, आइन नजरिया जरूरत के साथ आइन भी ऐसा बदल जाते हैं सर। यहाँ पे नजरिया जो जरूरत है तो देखें ना, फिर बात यह है कि इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। मैं आपकी ये बात मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान की आइन जो है ना, ये जो है ना इजाज़त ही नहीं देता है कि वो इलेक्शन, और जिस पर ये सीधा सीधा आर्टिकल 6 से बगैर किसी जवाज के। और दूसरी बात ये कि कोई ऐसी कौन सी इमरजेंसी है, यानी कैसे ऐसी कौन से कोई हंगामी हालात है? अरे मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, हम तो मुल्क को बचा रहे हैं, अब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। खजाना खाली है, डॉलर कहाँ पे चला गया है। अभी पहले सबसे पहले मईशत जो है ना वो बेहतर कर। इलेक्शन इसमें यह तो कोई बात नहीं है कि आप इलेक्शन ना कराए तो मईशत का इसकी क्या गारंटी है कि अगर वो इलेक्शन नहीं कराते हैं तो मईशत को स्टेबल करेंगे? देखे ना, इसहाक डार को जनाब जिस तरीके से उन्होंने बड़े दावे के साथ भेजा कि इसहाक डार जब पाकिस्तान में दाखिल होंगे, जैसे दाखिल होंगे तो डॉलर खुद जमीन बोस हो जाएगा। आलमगीर साहब, क्या आप समझते हैं कि इंटरनेशनल जो कुव्वतें हैं ये उनका खेल खेला जा रहा है या हमारे अपने इदारे, हमारे कुछ अपने लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं? ये जो मुल्क के अंदर ये जो दिन ब दिन आप देख रहे हैं, हर रोज़ जब आप देखते हैं अपने बच्चों के साथ बैठे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि कल क्या होने जा रहा है, कल क्या होगा, ये क्या सिचुएशन होने जा रही है? देखिए, बात यह है कि इंटरनेशनल जो है ना, हम जब भी कोई ऐसी सूरत हाल बनती है ना तो इसमें हम इंटरनेशनल यहूदियों को गालियाँ देते हैं, इंडिया को गालियाँ देते हैं, अमेरिका को गालियाँ देते हैं। ऐसी बात नहीं होती है। बात यह है कि जिस तरीके से एक जो अफगानिस्तान में जो हालात रुनुमा हुए इमरान खान की हुकूमत, आप ये देखें कि इमरान खान ने जो सिर्फ रशिया गया, या फिर यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की एक हुकूमत जो वहाँ आई और उसमें आप 3-3.5 साल में आप ज़रा देखें ना कि 3-3.5 सालों में एक भी धमाका ट्राइबल एरिया में और कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ है। और जैसे इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई तो वो फ़ौरन जनाब ये काम शुरू हो गया। इमरान खान के जो अमेरिका का एक था ना, वो ये जो उसने एब्सोल्युटली नॉट जो कहा था कि हम कोई ग़ुलाम नहीं है, हम जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे या जो भी किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात इस्तवार करेंगे, सबसे पहले हम अपने मफादात को देखेंगे, जिस पे अमेरिका इस चीज़ पे तो नाराज था। फिर ये कि रशिया, देखना उस रशिया के साथ आप भी आज भी वो पेट्रोल का वो उसका जो ना वो कह रहे हैं कि जी वो आ रहे हैं और सस्ता पेट्रोल आ रहा है, ठीक है ना। अब इमरान खान जब वहाँ गया, इमरान खान के मामले को उन्होंने इतना एक्सप्लॉइट कर दिया, और वो जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मतलब बाकायदा जो ना बाज़ाब्ता तौर पे उनका जो ना एक यूनानिमस फैसला था कि जी आप रशिया का विजिट करें, और बाद में वो मुकर गया। उसने कहा नहीं जी हमसे तो कोई, अमेरिका के सामने उसने कोई और मौका पेश किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जब भी कोई मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है ना तो हम फिर कहते हैं कि जी ये बैरूनी साजिश है।
बैरूनी साजिश ये तो नहीं है कि वो जहाज़ में बैठ के अंदर आते हैं या उनकी फ़ौज यहाँ पे वो उतार देते हैं। असल में बैरूनी साजिश से तब जो है ना फ़ायदा उठाती है जब इंटरनल डिसइंटीग्रेशन होती है ना, यानी इंटरनल जो अफरा तफरी होती है ना, तो उसमें वो क़ुव्वतें जो मुल्क के अंदर होते हैं और जो बाहर जो उनके जो बाहर के जो क़ुव्वतों के प्रॉक्सी होते हैं, वही प्रॉक्सी पर मुल्क के अंदर बड़े फ्रीली जो है ना वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। वो ये है कि अवाम बड़ी मुश्किल में है और अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए और मुल्क की मईशत जो गिरती हुई मईशत है, और इसमें ये बात ये कोई मुबालगा आराई नहीं है कि जी वो जिस तरह हमें तसल्लियाँ दे रहे हैं कि जी नहीं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। मुझे श्रीलंका वाली सूरत हाल आ रही है, और अगर वो सूरत हाल बन गई है ना, तो मैं ऐसा लग रहा हूँ कि लोग जो है ना अब तंग आ चुके हैं अपने मुआशी हालात से। और मैं जो देख रहा हूँ ऐसा ना हो कि जनाब अवामी एक सैलाब हो और ये इन लोगों के घर मुस्मार करना शुरू ना कर दे और बड़ी अनारकी न फैल जाए। बिल्कुल मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है कि दानिशमंदी का हिफाजत। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी तलत साहबा, कि जिस तरह मुआशी बहरान तो ऑलरेडी है ही है। हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे जो गंदम के हवाले से, आटे के हवाले से ये जो अभी बहरान पैदा हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है? और ये एग्रीकल्चर होने के बावजूद ना हमारे पास गंदम है, ना हमारे पास चीनी होती है, ना हमारे पास कोई और ऐसी चीज़ होती है, तो इसके पीछे क्या वजूहत है? क्यों हमने अपने एग्रीकल्चर को तबाह कर दिया? आज अगर हमारा एग्रीकल्चर, दुनिया आगे जा रही है, आप चाइना को देख लें, वो एक साल में 3-3, 4-4 फसलें ले रहे हैं और उनकी जो औसत है वो कहाँ पे है, और हमारा जो हुक्मरान है वो बस आपस की लड़ाइयों के अंदर मसरूफ़ हैं। इसके ऊपर कौन तवज्जो देगा? जो किसान है वो बेचारा मायूस हो चुका है, वो बदहाली का शिकार है। इसके पीछे क्या वजूहत है? अब देखें, पाकिस्तान 1947 से लेके, जब से बना तब से लेके आज तक कितने साल गुजर गए, किसी ने भी हमारे मुल्क में जो हमारी एक इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री थी जो बहुत सेंसिटिव थी, और उसी में जो है ना सारा हमारा पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है, वो सब चीज़ें उसके अंदर आती थी। ये तमाम वजारतें अपने पास रख लेते थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ये जो मिनिस्ट्री थी इस बनाई गई, और उसके बाद जितना खान साहब ने ट्रीज़ प्लांटेशन जो था इस पर उन्होंने फोकस किया। अब लोगों ने तो इसका भी बहुत ज़्यादा मजाक करते थे, लेकिन आप देखें वो जो प्लांटेशन करते तो उसकी वजह से क्या था, हमारे मुल्क में जो अभी क्लाइमेट चेंज का ड्यूरेशन है वो बढ़ गया है, और उसकी वजह से सैलाब और सारी चीज़ें। तो हमारे पास जब सैलाब आता है वो इतना पानी सारा, तो हमने डैम बनाने की तरफ तवज्जो नहीं दी। अब जब हम आज तक हम डैम बनाने में कामयाब नहीं हो सके हमारे, और इंडिया ने देखे कितने ज़्यादा उन्होंने डैम बना लिए। अगर हमारे पास डैम होते, हम अपनी बिजली उस तरह करके जनरेट करते, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते, हम उनको यूटिलाइज करते ना। हमारे पास हर तरह के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, हमारे उसी की तरफ मैं थोड़ा सा मैं आपको उसमें करूंगी। तो हमारे जो किसान थे उनको रिलीफ दिया जाता। किसान जो है उनको तो किसी ने पूछा भी नहीं। खान साहब ने किसान के लिए किसान कार्ड लेके आए, उन्होंने एग्रीकल्चरल जो थे जितने भी थी उसको उन्होंने फैसिलिटेट करने की कोशिश की, इन लोगों ने नहीं किया। अभी मैं आज एक न्यूज़ वो फिर देख रही थी कि हमारे पास जो दालों का जो स्टॉक है वो भी 15 डेज का रह गया, और 15 डेज के बाद अभी इनकी कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है कि ये कहाँ से लेके आएंगे, क्या करेंगे। आटा है तो आटा जी इन्होंने कहा बाहर से, और वो इतना बुरा वो ये अवाम की मर्जी कि वो जिसको मैंडेट देते हैं वो हुकूमत बनाए, हुकूमत करे। क्योंकि हुकूमतें जो ना चेंज करना ये एस्टेब्लिशमेंट या उन क़ुव्वतों का काम नहीं है, जो यानी जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस है, ये उनका काम नहीं है। ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का हक है जी, और उनके मर्जी और मशाक जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म है जी। तलत साहब, आज का कोई मैसेज आप देना चाहें? आज का बस मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं, अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान से नवाजा है, तो हम लोग जो है इसकी कदर करें, और उसके लिए जो है ना यही कि सबको मिल बैठना होगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये पर्सनल ग्रजेस और ये सारी लड़ाइयों से निकलना होगा और पाकिस्तान के लिए सोचना होगा, और अवाम को अब अपना जो है इसमें रोल, अहम जो रोल है उनका, उनको उसको अदा करना होगा। और इस ये जो जितना ये जो अभी जो PDM और ये सारे जो कर रहे हैं इनके खिलाफ निकलना होगा, हमें अपने हक के लिए आवाज़ जी। प्रोग्राम का वक्त। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये है कि मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि इक़्तिदार की जो मुंतकिली है वो बड़े पुरअमन तरीके से होनी चाहिए, और सियासी इंतकाम के बजाय आज मिल के एक टेबल के ऊपर बैठा जाए और बड़ा दिल करके इन मामलात को हल किया जाए।
उन आवाम के लिए, उन लोगों के लिए सोचा जाए जिन्होंने मुंतखब किया, और आज जब ऐवान के अंदर आप आके बैठे हैं तो अपनी लड़ाइयों के बजाय आवाम की तरजीहात को शामिल किया जाए और मुल्क पाकिस्तान उसके लिए सोचा जाए। मुल्क पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? अगर हम यही इसी तरह रहे, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे ये मुल्क हमारे हाथ से ना चला जाए। तो इसी के साथ नाज़रीन अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।